Hello dear viewers, welcome back to my chemistry channel Chemistry Insider। मैं हूं शकील आलम और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूं जिसका उन्वान है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। एटम की स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही प्राइम इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर जो है क्वांटम नंबर्स की मदद से ही समझी जाती है। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट जो है वो थ्योरीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है थॉमसन ने दिया, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसके बाद दूसरा मॉडल हमें रदरफोर्ड ने दिया, जिसको हम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, जिन डिफेक्ट्स को नील बोर ने ख़त्म किया और उसने बोर्स एटॉमिक मॉडल पेश किया। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स जो है वो आए और उन डिफेक्ट्स की बेसिस पर ही हमें एक नए मॉडल की तरफ जो है वो जाना पड़ा, जिसे हम वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। अब कौन से डिफेक्ट्स हैं बोहर थ्योरी में, पहले हम उन डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन डिफेक्ट्स से ही हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल की बुनियाद जो है वो रखेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो बोहर थ्योरी में हमें मिला, जो कि एक बहुत ही अहम डिफेक्ट है, दैट इज़ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें जब हम स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो उसकी लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, और ये स्प्लिटिंग जो है बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें फिर वेव मैकेनिकल मॉडल में जो है वो जाके मिलेगी। इसी तरीके से ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये भी दो डिफेक्ट्स हैं जो कि बोहर थ्योरी में मौजूद हैं। इनकी हम डिटेल इसी वीडियो में आगे जाकर देखेंगे, और इनको भी बोहर जो है वो इन डिफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी हमें बाद में वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से मिलती है। इसके बाद डी ब्रॉय ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर जो है ये डुअल स्टेट में मौजूद है, वेव की शक्ल में भी पाई जाती है और पार्टिकल्स की शक्ल में भी पाई जाती है। और जो बोहर थ्योरी थी ये सारी की सारी बेस करती है इलेक्ट्रॉन की एज अ पार्टिकल मोशन के ऊपर। बोहर थ्योरी में जब हम एटम की स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं तो वो सारी की सारी स्ट्रक्चर एटम की पार्टिकल नेचर को लेके हम बनाते हैं। लेकिन डी ब्रॉय ने हमें ये नया कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है ये डुअल नेचर रखता है, उसमें वेव नेचर भी मौजूद है, उसमें पार्टिकल नेचर भी मौजूद है। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेके एक नया मॉडल बनवाया जा सकता है। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने आके बोहर थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, जब हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, ये दो चीज़ें हैं, इनको एक ही वक्त में एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। इन दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशन मौजूद है। जितना हम पोजीशन को एक्यूरेट करेंगे उतना मोमेंटम जो है ये इनएक्यूरेट हो जाएगा। अब जो बोहर थ्योरी है ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ही बेस करती है। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एंगुलर मोमेंटम की बेस पे ही बोहर थ्योरी में फाइंड करते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने बिल्कुल इसका उल्टा कॉन्सेप्ट दिया कि आप पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। तो यूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है बोहर थ्योरी के साथ, और ये सारी चीज़ें बोहर थ्योरी की रिजेक्शन की तरफ हमें लेके जाती हैं, और हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम एटम की स्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल जो है वो बनाएं, और वही हमारा नया मॉडल जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल की शक्ल में हमारे सामने नज़र आएगा। अब हम वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ चलते हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल बेसिकली जो है अरविंद श्रोडिंगर ने दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान को एक वेव इक्वेशन की शक्ल में कैलकुलेट किया। इससे पहले तक हमारे पास पार्टिकल्स के लिए जब डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया तो कोई इक्वेशन मौजूद नहीं थी। श्रोडिंगर ने पहली दफ़ा पार्टिकल्स के लिए एक वेव इक्वेशन बनाई,
जिसमें हम पार्टिकल्स को एक वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन को हम जो है एक वेव की तरह कंसिडर करते हुए उसके लिए एक वेव फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसको हम साई बोलते हैं। और इस साई को यूज़ करते हुए हम एक इक्वेशन जो है वो बनाते हैं जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तमाम एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस और जी एक्सेस के ऊपर जो है वो रखा जाता है, और यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बेस बनाते हैं, तो इस इक्वेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो हमें मिलेंगे। लेकिन इन सॉल्यूशंस में से सिर्फ 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो ट्रू सॉल्यूशंस होंगे, जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे, जो हमारी इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इन्हीं 3 सॉल्यूशंस को हम स्पेशली क्या नाम दे देते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली अब ये जो 3 सॉल्यूशंस हैं, ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें हेल्प आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में। और जब हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन से मुराद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें इलेक्ट्रॉन की मिलेगी उससे हम एटम की स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो जाएंगे कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस बताते हैं। अब ये क्वांटम नंबर्स जो हैं हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करें तो 3 क्वांटम नंबर्स ऐसे हैं जो हमें एरविन श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन में दिए, जबकि चौथा क्वांटम नंबर जो कि बाद में डिस्कवर हुआ जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिससे कि अलेनबेक और गुडस्मिट ने जो है वो बाद में पेश किया। और यही चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया हमें देंगे। तो चलते हैं और इनकी डिटेल जो है वो देखते हैं वन बाय वन, और इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, डिफरेंट जो है वो कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली सेम वही क्वांटम नंबर है जो कि बोहर थ्योरी में बोहर ने पेश किया, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोहर थ्योरी में इस क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम के अंदर देखते हैं, जब हम NH/2 के अंदर इस क्वांटम नंबर को ऑब्जर्व करते हैं। सेम यही क्वांटम नंबर यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे मौजूद है। इसकी वैल्यूज़ 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जो है ये जा सकती हैं। ये नॉन ज़ीरो होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन फ्रैक्शनल होगा, और इनफाइनाइट नंबर तक इसकी वैल्यू जो है ये हो सकती है। और ये n जो है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये बेसिकली हमें शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किस शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास k शेल होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास l शेल होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास m शेल होगा, अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास n शेल होगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर तक हमारे पास शेल्स हो सकते हैं। ये साथ ही डायग्राम में इसी चीज़ को दिखाया गया है। हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शेल्स बन रहे हैं, जिनको हम K, L, M, N एंड सो ऑन ये नाम देते हैं। ये याद रखिएगा कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स जो है ये मौजूद हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी मौजूद है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते जाएंगे वो हाई एनर्जी शेल्स में जाता जाएगा और इनफाइनाइट नंबर तक वो मूव कर सकता है। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस जो है वो देखते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी दफ़ा ये पॉइंट एग्जाम्स में आ चुका है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ शेल की इंफॉर्मेशन देता है। बोहर थ्योरी में हम लोगों ने रेडियस की कैलकुलेशन की थी, उसमें हमने रेडियस को n के साथ रिलेट किया था और इनमें डायरेक्ट रिलेशन बना था। जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेडियस और साइज जो है वो एटम और शेल का बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से ये जो n है ये
इलेक्ट्रॉन की एटम की एनर्जी के साथ भी डायरेक्टली रिलेट करता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, बज़ाहिर यहाँ पे एनर्जी और एन जो है एक दूसरे के इन्वर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से हमारी जितनी एन की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, लेकिन क्योंकि साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन में जितनी वैल्यू कोई भी छोटी होती है बेसिकली वो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एन बढ़ता जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से वो वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी और एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा वो लोएस्ट एनर्जी पे होगा, उससे नेक्स्ट उससे हाई एनर्जी पे, उससे नेक्स्ट उससे हाई एनर्जी पे एंड सो ऑन। ये एनर्जी बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल तक, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल पे जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो ज़ीरो होगी, और इससे नीचे ज़ीरो से वैल्यू कम होगी तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है वो 2n² फार्मूला है, और ये फार्मूला हमें किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम तादाद हो सकती है ये बताने में यूज़ होता है। अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल में एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरे शेल में एम में 18 एंड सिमिलरली 32, 50, 72 ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि हमें बेसिकली मेन एनर्जी लेवल शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वांटम नंबर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये बेस करता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। हमने बोहर थ्योरी के डिफेक्ट में पढ़ा था कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। अगर मैं ये आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाऊं, ये इसमें मैं स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाऊं, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस जब हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो ये हमारी लाइंस जो है ये स्प्लिट हो जाएंगी। इसकी मैं स्प्लिटिंग अब शो करने लगा हूं, तो ये लाइंस फर्दर लाइंस में क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं। तो इनकी ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग को हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कहते हैं। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, बोहर इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस चीज़ का जवाब अब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एजीमुथल क्वांटम नंबर में मिलेगा। तो ये फाइन लाइंस का बनना बेसिकली किस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा शेल जो है ये फर्दर सब डिवाइड होता है सब शेल्स में। सोमरफील्ड ने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था, और वही कॉन्सेप्ट बाद में सब शेल्स की शक्ल में हमारे सामने आया, जिसको यहाँ पे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारे जो शेल्स हैं बेसिकली ये फर्दर सब डिवाइड हैं सब शेल्स में, क्योंकि ये जो एक सिंगल एनर्जी की लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पाथ से एक नेक्स्ट सिंगल पाथ में जंप कर रहा है। लेकिन ज़्यादा लाइंस का बनना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा ये शेल जो है बेसिकली ये फर्दर सब डिवाइडेड है फर्दर स्मॉल शेल्स में, जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं, और इन सब शेल्स को हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का साइन है, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये n-1 तक जाती है। तो किसी भी सब शेल के लिए अगर हमें उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं L = n-1। फॉर एग्जांपल अगर हम S सब शेल के लिए ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे S के लिए, हमारा पहला सब शेल है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली अगर हम P सब शेल के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारा दूसरा सब शेल है, तो इसके लिए हम n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली D के लिए जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास D की जो L की वैल्यू है वो आएगी 2। फॉर F ये 4 आएगी, और उसके बाद G के लिए ये 4, H के लिए 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। आगे चलते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर की कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये बोला कि हमारे जो शेल्स हैं ये फर्दर सब शेल्स में डिवाइड हो गए। तो अब हमने ये सीखना है
कि हमारे किस शेल में कितने सब शेल्स होंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ सब शेल्स निकालने हैं किसी भी शेल में, तो उसको हम उसी शेल की n की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। जितनी उस शेल की n की वैल्यू होगी उतने ही उस शेल में सब शेल्स मौजूद होंगे। जैसे कि K शेल है तो उसके अंदर n इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें 1 सब शेल मौजूद होगा जिसकी वैल्यू L इज इक्वल टू 0। और वो कौन सा सब शेल होगा? पहला S सब शेल, और हम इसको 1S के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा L शेल आ जाएगा जिसमें n इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसमें 2 सब शेल्स मौजूद होंगे। इसमें L की वैल्यू 0 और 1, 2S और 2P ये हो जाएगी। इसी तरीके से M शेल में n इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसमें n की वैल्यू 3 है, तो 3 सब शेल्स होंगे, और ये SPD, 3S, 3P और 3D हो सकते हैं, एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 4 में 4 सब शेल्स, 5 में 5 सब शेल्स। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, इस n की वैल्यू से बता सकते हैं कि हमारे किस शेल में कितने सब शेल्स मौजूद होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे MCQs जो है वो इससे रिलेटेड आते हैं। हमारी जो L की वैल्यू है, अगर आप इसको गौर करें, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली है n-1 फॉर्मूला लगा के, तो ये वाली वैल्यू कभी भी ना तो n के बराबर होगी ना ही n से बड़ी होगी। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L कैन नेवर बी इक्वल और ग्रेटर देन n। ना तो ये n के बराबर होगी ना ही n से ये बड़ी होगी, बल्कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 लेस देन n होगी। जैसे कि अगर 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो L की वैल्यू जो है ये हमेशा n से 1 लेस होगी। एक और फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू 2l+1 फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे पास किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसी भी सब शेल में बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमारे पास S सब शेल है, हम इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होंगे। P में 6 आ जाएंगे, D में 10 आ जाएंगे, F में 14 आ जाएंगे, G में 18 आ जाएंगे। तो 4 के डिफरेंस के साथ ये वैल्यू जो है ये बढ़ती जाएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम 2 और नामों से भी पुकारते हैं। इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये इसके 2 मजीद और नाम भी बोले जाते हैं। एजीमुथल जो है बेसिकली ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब जो है स्प्लिटिंग है, ग्रुप्स बनाने हैं, डिवाइड करना है, जैसे कि हम लोग शेल्स को आगे फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेसिकली हमें इसने इंफॉर्मेशन दी कि हमारे शेल्स जो हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो गए सब शेल्स में। और हमने इसमें सीखा कि किसी भी शेल में कितने सब शेल्स होंगे, और फिर हमने ये भी सीखा कि किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैक्सिमम कितनी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास हमारा तीसरा क्वांटम नंबर आ जाता है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये किस चीज़ पे बेस करता है? ये ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट के ऊपर बेस करता है। अब हम ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने गैसीय सैंपल रखा हुआ है, जिसका हमने क्या करना है, स्पेक्ट्रम लेना है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवाते हैं। रेडिएशन एमिट होती हैं, इन रेडिएशन को हम डिटेक्ट करते हैं और इनका हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं जब हम स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो ये रेडिएशंस फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं फर्दर छोटी लाइंस में, और ये स्प्लिटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है
जो स्प्लिटिंग हमने फाइन स्ट्रक्चर में देखी, जिसकी बेस पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर बना, ये स्प्लिटिंग उससे मुख्तलिफ होगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसको हम ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और ये दोनों चीज़ें फाइन स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगी। और यहाँ से अब हम एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। ये फाइन लाइंस का बनना, ये स्पेक्ट्रल लाइंस का डिवाइड होना हमें इंडिकेशन देता है कि हमारा सब शेल जो है ये फर्दर ऑर्बिटल्स में सब डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो हमारे जो सब शेल्स होंगे ये अपने आप को अनफोल्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सब शेल्स होते हैं बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अभी हम ये आगे जाकर सीखेंगे कि हमारे पास किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कितनी फोल्ड्स उसमें लगी होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ। ये अनफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले अब हम ये सीखते हैं, हमने ये बोला कि हमारे जो सब शेल्स हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं 2l+1 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमारे किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं। मैं यहाँ पे पी सब शेल बनाने लगा हूँ। हमें पता है कि पी सब शेल जो है ये डम्बल शेप का होता है, और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पी सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस या 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इन ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स के साथ शो कर रहा हूँ। एक को मैंने ग्रीन से शो कर दिया, एक को मैं रेड से शो कर रहा हूँ, और एक को मैं ब्लू से शो कर देता हूँ। और अगर आप देखें मैंने ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक किए हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये तीनों एक ही जगह पे फोल्डेड फॉर्म में मौजूद हैं, एक दूसरे के ऊपर तय दर तय पड़े हुए हैं। ये इसी हालत में मौजूद रहेंगे जब तक कि हम इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो पी सब शेल है या जो डी सब शेल है ये अनफोल्ड होते हैं, ये खुलते हैं, और ये खुल के डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। अब वो कौन कौन सी ओरिएंटेशन होगी, जैसे कि पी के लिए 3 ओरिएंटेशन बनेगी। अभी हम वो सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सब शेल की कितनी ओरिएंटेशन बनेगी। तो मैं आपको पहले ये ओरिएंटेशंस पी के लिए शो कर दूं जो इसमें बनेंगी। तो ये हमारे पास पी जो है ये 3 ओरिएंटेशन में अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किस सब शेल में कितनी ओरिएंटेशंस या कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे 2l+1 फार्मूला। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एस सब शेल के लिए निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा, जो इंडिकेट करता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन मौजूद होगी एस सब शेल में। इसी तरह से जब हम पी सब शेल के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ओरिएंटेशन आएंगी, डी के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 ओरिएंटेशन आएंगी, एफ के लिए सॉल्व करेंगे तो 7 ओरिएंटेशन, जी के लिए सॉल्व करेंगे तो 9 ओरिएंटेशन जब वो हमें मिलेंगी, एंड सो ऑन ये बढ़ती चली जाएंगी। अब ये ओरिएंटेशंस जो है ये जो डिफरेंट हमारे सब शेल्स की अंदर जो है वो मौजूद हैं, ये हमें तब नजर आती हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इन ओरिएंटेशंस को फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे आके हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेस बनाई है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, और किसी भी सब शेल में कितनी ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। तो इन ओरिएंटेशंस को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जाहिर करते हैं, जिसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यूज 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन ये हो सकती है। अब हम इनको स्पेसिफिकली तमाम सब शेल्स के लिए, तमाम ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एस सब शेल है, हम उसकी ओरिएंटेशन देखते हैं। तो एस जो है बेसिकली ये नाम जो है ये शार्प वर्ड से ये एस को जो है वो हमने डिड्यूस किया है, और इसकी शेप अगर हम देखें तो ये स्फेरिकल शेप का होगा। तो स्फेरिकल शेप का होने की वजह से ये नॉन डायरेक्शनल करैक्टर रखेगा, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में 360 डिग्री पे बना होगा।
इसके लिए l की वैल्यू 0 है, तो अगर हम इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी ओरिएंटेशन की जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू -l से +l तक वेरी होगी। जैसे कि अगर हम s सब शेल के लिए निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू -0 से +0 तक वेरी होगी। तो -0 और +0 जो है बेसिकली ये 0 ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे s सब शेल के लिए जो m की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कौन सी होगी? 0। और इसकी कोई फर्दर ओरिएंटेशन नहीं बनेगी। स्फेरिकल शेप ऑलरेडी हर डायरेक्शन में मौजूद होती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साइड पे लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ इससे बनता है। m की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। अभी हमने यहाँ पे लिखा कि इसकी वैल्यू -l से +l तक वेरी करती है, तो इसकी वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से बड़ी नहीं होगी। छोटी हो सकती हैं लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं होगी। p सब शेल के लिए अगर हम इसको देखें तो हमारा जो p है ये वर्ड प्रिंसिपल से बना है, जो डंबल शेप के होते हैं। ये आपके सामने ये 3 p सब शेल्स अभी हम बनाएंगे, इनकी डंबल शेप्स होती हैं और डायरेक्शनल करैक्टर इनमें पाया जाता है। क्योंकि इनके अंदर 3 ओरिएंटेशंस हैं जो हमने 12+1 फॉर्मूले से निकाली, तो फिर हमें इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज चाहिए होंगी। और वो वैल्यूज किससे आएंगी? क्योंकि इनके लिए l = 1 है, तो ये वैल्यू -1 से +1 तक वेरी कर सकती हैं। और ये वैल्यूज कौन सी होंगी? -1, 0 और +1। अब ये जो हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस बनेगी, इनमें से एक डंबल जो है वो x एक्सिस पे अपने आप को ओरिएंट करेगा, px बन जाएगा। एक डंबल अपने आप को py पे ओरिएंट करेगा, एक डंबल अपने आप को pz पे ओरिएंट करेगा, और ये सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में होगा। तो इनको जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो px के लिए हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बनाते, +1 या -1 इन दोनों में से कोई भी ये वैल्यू हम px के लिए ले सकते हैं। सिमिलरली py के लिए भी सेम केस है, लेकिन pz के लिए m की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, और वो कितनी होगी? दैट विल बी 0। अगर तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तीनों ऑर्बिटल्स डी जनरेट होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे, एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होंगे। लेकिन जैसे ही, और इनको हम तब क्या बोलते हैं? ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल्स या 3 फोल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे और ये अपने आप को 3 डायरेक्शंस में ओरिएंट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अगर डी सब शेल्स को देखें तो डी का जो डी वर्ड है ये डिफ्यूज्ड से हमने डी को बनाया है। इनकी डंबल शेप होती है, इसको हम क्लवर शेप भी बोलते हैं। ये एक पत्ता होता है क्लवर का, जिसके 4 जो है वो पत्तियां उसमें मौजूद होती हैं, तो इनकी शक्ल क्लवर के साथ जो है वो मैच होती है। ये अगले पेज पे इसकी शक्ल जो है वो बनी हुई है, तो ये क्लवर के साथ मैच करती हैं, इसीलिए हम इनको क्लवर शेप भी बोलते हैं, और इनको सॉसेज शेप भी बोला जाता है। डायरेक्शनल नेचर इनके अंदर भी पाई जाती है। इनकी 5 ओरिएंटेशंस हैं, 12+1 फॉर्मूले से हमें पता चलती हैं, और इनको हम 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यूज -2 से +2 तक वेरी कर सकती हैं, और ये कौन सी होंगी? -2, -1, 0, +1 और +2। इनमें जो ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। इनमें से 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, और 2 ऑर्बिटल जो हैं ये अलोंग द एक्सेस होते हैं। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम जो अलोंग द एक्सेस हैं इनके ऊपर स्क्वायर का साइन लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ये 5 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड फॉर्म में, डीजेनरेट फॉर्म में मौजूद होंगे, 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को अनफोल्ड कर लेंगे और 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन में चले जाएंगे। इनकी अब हम ओरिएंटेशंस को देखते हैं, इनकी वैल्यूज को देखते हैं। तो आपने इनकी ये वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज एमसीक्यूज में बहुत काम आती हैं, किस किस ऑर्बिटल के लिए कौन कौन सी वैल्यू यूज होगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि dx, dy और dz ये तीनों इन बिटवीन द एक्सेस मौजूद हैं, एक्सेस के दरमियान में ये आते हैं। जैसे कि ये dyz है, ये y और z एक्सेस के दरमियान में है। इसी तरीके से ये xy है, x और y एक्सेस के दरमियान में है। ये zx है, z और x एक्सेस के दरमियान में है। x2 y2 एग्जैक्टली परफेक्टली मौजूद होगा x और y एक्सेस के ऊपर, और dz2 जो है ये इन सब से शेप में मुख्तलिफ होगा,
इसकी डोनट शेप होती है और इसके अराउंड एक डोनट बन जाता है, और इसके जो है वो कॉलर शेप भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसमें एक डंबल होगा, जिस डंबल के अराउंड एक डोनट बना होगा, या आप इसको कॉलर शेप भी बोल सकते हैं, डोनट शेप भी बोल सकते हैं, दो नाम इसको हम दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एफ सब शेल है, तो ये भी ऐसे ही, इसको फंडामेंटल वर्ड से निकाला गया है, ये भी डंबल शेप का होता है और इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, कोई ख़ास आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इसमें होती है। इसमें भी डायरेक्शनल करैक्टर पाया जाएगा, 7 ओरिएंटेशन है, तो 7 क्वांटम नंबर से हम इसको जाहिर कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू -3 से +3 तक वेरी करेगी। 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आ जाएंगी, और ये 7 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये अनफोल्ड होके डिफरेंट एनर्जीज के साथ 7 और जो है वो ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये इनकी शेप्स और इनके ऑर्बिटल्स के नेम हैं, इनको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, नोड्स और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हम इसमें ऑर्बिटल की डिफाइन देखते हैं कि वो जगह न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान मैक्सिमम हो, उसे हम नोड बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, दैट इज 95%। उस जगह को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल की शेप जो है, ये वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। फर्ज कीजिए अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक डंबल शेप जो है ये बन जाती है। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम भी देते हैं। अब ये जो लोब बन गए हमारे पास, फर्ज करें ये पी सब शेल के लोब बन गए, तो इन पी सब शेल के लोब्स के दरमियान में एक ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों लोब्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 0% होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0% होगी, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इन नोड्स की दो इकसाम होंगी, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स, जिनको हम 1 बाय 1 अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एंगुलर नोड्स पे और नोडल प्लेन्स पे। एंगुलर नोड्स जो होते हैं ये प्लेनर शेप के होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये प्लेनर शेप के होते हैं, और जिस जगह पे ये नोड होता है वहां पे एक प्लेन क्रिएट होती है जिसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, पी सब शेल जो अब आपको दिखाए गए हैं, पी सब शेल के जहाँ पे लोब्स ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे एक नोड बन रहा है, और उस नोड के ऊपर एक प्लेन जो है ये आपके पास क्रिएट हो गई, जिसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्बिटल में कितनी नोडल प्लेन्स होंगी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो एंगुलर नोड्स हैं इनकी तादाद एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जितनी एल की वैल्यू होगी उतने ही उसमें एंगुलर नोड्स होंगे। तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर कोई एंगुलर नोड नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्फेरिकल शेप है और इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक जितनी होगी। पी सब शेल में इसकी वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो इसमें हमारे पास एक एंगुलर नोड और एक नोडल प्लेन मौजूद होगी, जो कि आप लोगों को ये तीनों जो हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक नोड और एक एक नोडल प्लेन जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है कि अगर हमारे पास पी एक्स जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल है, तो इसमें जो हमारी नोडल प्लेन है ये वाई जी एक्सेस पे मौजूद होगी। ये कहाँ पे मौजूद होगी, वाई जी पे। अगर पी वाई है तो जी एक्स पे मौजूद होगी, अगर पी जी है तो एक्स वाई पे मौजूद होगी। तो ये नोडल प्लेन्स किस किस एक्सेस पे मौजूद होंगी, कितनी कितनी होंगी, ये हमने याद करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप के नोड्स आ जाते हैं जिनको हम एंगुलर नोड्स बोलते हैं। तो बल्कि पहले हम माजरत चाहता हूँ, ये हम एंगुलर नोड जो है वो डी सब शेल के लिए बनाने लगे हैं। तो डी सब शेल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू 2 होती है, जिसमें 2 एंगुलर नोड्स हमारे पास होंगे। अब ये 2 एंगुलर नोड्स आपको दिखाई जो है वो दे रहे हैं नीचे डायग्राम्स में। जैसे कि आप ये देखें, ये वाई जी है, तो इसके अंदर आपको 2 नोडल प्लेन्स और 2 एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, एक्स वाई में, जी एक्स में, और ये सारे प्लेनर शेप के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी स्क्वायर में हमारे पास इन नोडल प्लेन्स की शेप
प्लेनर नहीं होगी बल्कि ये कॉनिकल शेप में आ जाएंगी, कॉनिकल शेप में, क्योंकि हमारा जो DZ² है ये शेप में बाकियों से मुख्तलिफ है, डोनट शेप में है, कॉलर शेप में है, इसीलिए इसके अंदर जो हमारे नोडल प्लेन होगी ये प्लेनर फॉर्म में नहीं बल्कि कॉनिकल फॉर्म में मौजूद होगी। इसके बाद अब हमारे पास दूसरी टाइप के नोड्स आ जाते हैं, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रेडियल नोड जो है ये स्फेरिकल शेप में होते हैं और इनकी वैल्यू के कितने रेडियल नोड्स किसी भी सब शेल में या किसी भी ऑर्बिटल में होंगे n और l दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेडियल नोड का n-l-1, ये इसका फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिटल के रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1s की निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पुट कर दें तो हमारे पास 0 रेडियल नोड आएगा। ये आपके पास डायग्राम दिख रही है और इसके अंदर 0 रेडियल नोड मौजूद है। लेकिन जब आप 2s के लिए निकालेंगे तो एक रेडियल नोड आएगा जो कि ये आपको यहाँ पे ये स्पेस दिखाई दे रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0%। सिमिलरली जब आप 3s करेंगे तो इसमें 2 नोडल जो है ये हमारे पास रेडियल नोड्स आ जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास 2 इसमें रेडियल नोड्स आएंगे। अगर आप p पे चले जाएं तो p की वैल्यू पुट करते हैं, p स्टार्ट होता है 2p से, तो इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। ये हमारे पास p बना हुआ है और इसमें कोई भी रेडियल नोड मौजूद नहीं है, 2p। लेकिन जब आप 3p पे जाते हैं तो इसमें हमारे पास रेडियल नोड की वैल्यू आ जाती है 1। तो ये हमारे पास 2p बना हुआ है, ये छोटे जो है वो साइज का है, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास 3p बना हुआ है। और अगर आप देखें तो इनके दरमियान में ये एक जगह जो है वो मौजूद है, खाली जगह मौजूद है जो कि स्फेरिकल शेप में है, और यही हमारी जो रेडियल नोडल प्लेन जो है ये बन जाती है, जिसको हम रेडियल नोड जो है वो बोल देते हैं। तो 3p के लिए ये 1 होगा। सिमिलरली जब आप 4p लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके लिए एक अगली बड़ी स्फेरिकल जो है वो नोडल प्लेन, रेडियल नोड जो है वो बन जाएंगे। तो यूं हमारे पास ये वैल्यू जो है n-l-1 फॉर्मूले से निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आखिरी क्वांटम नंबर पे, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो 3 क्वांटम नंबर्स पहले हैं ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं, और ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास शेल है वो फर्दर डिवाइड हो गया किस चीज़ में, सब शेल में, और सब शेल फर्दर डिवाइड हो गया किस चीज़ में, ऑर्बिटल में। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमेशा ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, सब शेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब शेल क्या कहलाएगा, शेल। अब एक चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर है हमारे पास जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो कि एक डिफरेंट आइडिया से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्रिएट होता है। गुडस्मिट और अलेनबेक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया 1925 में, जब उन्होंने अल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया, जैसे कि हमने फाइन स्ट्रक्चर के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली कि हमारी जो लाइंस हैं ये 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये स्प्लिटिंग फाइन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। और किस वजह से ये स्प्लिटिंग हो रही है, तो अलेनबेक और गुडस्मिट ने हमें ये बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने अराउंड स्पिन भी करते हैं, और उनकी स्पिनिंग से ही हमारे पास ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्रिएट होगा। ये स्पिनिंग 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यूं हमारे पास कितने स्पिन क्वांटम नंबर बनेंगे, 2 स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बन सकते हैं। हर जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अटैच होगा, और इन्हीं स्पिन्स को हम क्या कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को s के साइन के साथ, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यूज +1/2 और -1/2 हो सकती हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसको हम अप स्पिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो नॉर्थ पोल है ये अप साइड पे बनता है, और इसको हम +1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज स्पिन होगी, डाउन स्पिन, तो इसको हम -1/2 के कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा नॉर्थ पोल जो है ये डाउन साइड पे जो है वो बन रहा है। तो यूं ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है
हमारे एटम के या मॉलिक्यूल्स के पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, और इसे हम +1/2 और -1/2 के साथ जाहिर करते हैं। ये व्यूअर्स समरी आ गई हमारे तमाम क्वांटम नंबर्स की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर हम के शेल को देखें, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, उसमें एक ही सब शेल मौजूद होगा 0, और उसमें एक ही ओरिएंटेशन मौजूद होगी 0, और उसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 और -1/2 हो सकती है। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। सिमिलरली एल शेल, इसमें n = 2 है, तो इसमें 2 सब शेल्स आएंगे और इसमें हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लीजिए, इसे हम बोलते हैं n² फार्मूला। ये फार्मूला हमें किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद का बताएगा कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जैसे कि दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे? 4। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे? 9। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे? 16 एंड सो ऑन। तो n² की वैल्यू से हमें किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद का पता चलता है। जैसे कि m शेल है, इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें 3 सब शेल्स हैं, तो अगर आप देखें इसमें ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है, तो n² दैट इज 9। तो इसमें देखें एक हमारा s का आ गया, 3 p के आ गए और 5 जो है वो d के आ गए। तो टोटल कितने जो है वो हमारे पास बन जाएंगे? 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ ही वो समरी में याद रखिएगा कि जो m की वैल्यू है, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। अगर आप गौर करें तो हमारे पास m शेल में 3 दफ़ा m की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, 3 दफ़ा 0 आ रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये m हम किसके लिए ले रहे हैं? तो उसके लिए हमें l की वैल्यू को पहले देखना होगा। इसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारा कौन सा l है और उसके लिए m की वैल्यू फिर हमने देखनी होती है। तो यूं हमारे पास n शेल के अंदर जो है वो 4 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी n की, इसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे spd, और इसमें हमारे पास 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर आप साथ साथ निकालते जाएं, इसको 2n² फार्मूले के साथ जो है वो रिलेट करते जाएं, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 एंड सो ऑन, ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स के बारे में। आई होप कि आपको इसके देखने से काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है दूसरों तक भी पहुंच सके, और मेरी ये कोशिश जो है कि इल्म को जो है वो फैलाया जा सके, ये बाकियों तक भी पहुंच सके। कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है, अगर इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है तो मुझे उसके बारे में गाइड कीजिएगा। आपके पॉजिटिव व्यूज़ का मैं हमेशा से उसका पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट लेता हूँ। खुश रखें, खुश रहें, दूसरों के लिए आसानी की वजह बने। अल्लाह हाफिज़।